जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 11 विपणन एवं विपणन प्रबंध मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का दूसरा भाग पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन या फिर चैनल, भौतिक वितरण संबंधी निर्णय या माध्यम। पिछले अध्याय में बच्चों हमने पढ़ा था कि मैकार्थी के 4 P's को हमने पढ़ा। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को या फिर चैनल को। तो भौतिक वितरण संबंधी निर्णय या माध्यम, सभी भौतिक वितरण फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम ग्राहक सेवा करना और कम से कम लागतों पर संभव करना होता है। यानी इसका उद्देश्य अधिकतम लाख ग्राहकों की सेवा करना तो है, लेकिन लागतों को कम से कम करना है। इसमें कई प्रकार के निर्णय लेना इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जैसे स्टॉक की मात्रा हमको कितनी रखना है, क्योंकि हमको स्टॉक अगर ज़्यादा होगा तो उसको तुरंत हमको मार्केट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टॉक हमें एक लिमिटेड प्लेस स्थान जो होगा, अगर स्थान से अधिक माल आ जाता है निर्माण होकर तो उसको रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो स्टॉक की मात्रा का इसमें निर्णय लिया जाता है। दूसरा, भंडार इकट्ठा हमको जो करना है, मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक कितना रहना चाहिए। तीसरा, परिवहन संबंधी निर्णय, हमको ये देखना कि माल एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए कौन सा चैनल हम सम्मिलित करेंगे। सामग्री से संबंधित निर्णय और आदेश संबंधी निर्णय इसके अंतर्गत आते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो चैनल है, तो चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन के कई माध्यम होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष या डायरेक्ट वितरण। इसके अंतर्गत माल निर्माता सीधे कस्टमर को बेचता है, तो या तो विक्रेता स्वयं हो सकता है, जैसे कि सेल्समैन। कभी कभी निर्माता निर्माता भी होता है और खुद ही विक्रेता होता है, जो कि कस्टमर को प्रत्यक्ष रूप से माल को बेचता है। दूसरा है, या तो वो निर्माता डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत पोस्ट के द्वारा ऑर्डर प्राप्त करे और फिर माल भेजे। तीसरा है सेल्फ एजेंट या फिर सेल एजेंट को रखे, उसके द्वारा माल को बिक्री करवाए, या फिर टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से अपने किसी भी साइट पर प्रोडक्ट को लाकर उससे संबंधित ऑर्डर लेके उसको माल को भेज सकता है या बेच सकता है। और तीसरा है सेलिंग मोटिवेट करके, ये प्रत्यक्ष वितरण हुआ। दूसरा है अप्रत्यक्ष वितरण, जिसके अंतर्गत एक स्तरीय, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय वितरण चैनल आते हैं। तो पहले माध्यम में निर्माता और कस्टमर के बीच केवल एक ही व्यक्ति होता है, वो होता है रिटेलर। इसको बोलते हैं एक स्तरीय वितरण। द्विस्तरीय वितरण में निर्माता और कस्टमर के बीच 2 व्यक्ति आ जाते हैं, एक होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर। और त्रिस्तरीय माध्यम में चैनल में निर्माता और कस्टमर के बीच 3 व्यक्ति आते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है होलसेलर और तीसरा होता है रिटेलर। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष वितरण में निर्माता का कस्टमर से सीधा लिंक नहीं होता है। अगला हमारा टॉपिक है प्रमोशन या प्रवर्तन। इसके अंतर्गत विपणनकर्ता बाजार में वस्तु एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इनकी विक्रय बढ़े। तो सेल बढ़ाने के लिए किए गए कार्य प्रमोशन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार प्रवर्तन से आशय वस्तु के संबंध में जानकारी देकर उसको खरीदने के लिए प्रेरित करने से होता है। प्रमोशन का पहला उद्देश्य ग्राहकों को माल के संबंध में, अपने गुड्स के संबंध में सही जानकारी देना, और दूसरा है विक्रय को बढ़ाना। प्रवर्तन का आशय जानने के बाद हम इसके प्रमोशन मिक्स को समझेंगे। तो प्रमोशन मिक्स के कुछ तत्व हैं या घटक हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है सेल्स प्रमोशन, जिसमें विक्रय संवर्धन, विक्रय बढ़ाने के अंतर्गत की क्रियाएं आती हैं। दूसरा है विज्ञापन, इसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने संबंधी क्रियाएं आती हैं। प्रचार, इसके अंतर्गत पब्लिसिटी आती है। और अंतिम है वैयक्तिक विक्रय, जिसके अंतर्गत पर्सनल सेल आता है। प्रमोशन के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। तो इस विक्रय संवर्धन का अर्थ होता है बिक्री को बढ़ाना। तो बिक्री बढ़ाने के लिए
की जाने वाली सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो विक्रय बढ़ाने के किए गए जाने वाले प्रयास सेल्स प्रमोशन कहलाते हैं। तो इसमें उपभोक्ता संवर्धन विधियों के अंतर्गत जैसे नमूनों का मुफ्त वितरण, यदि कोई निर्माता अपने नमूनों को मुफ्त वितरण किया जाता है मार्केट में या मेलों में या स्कूल कॉलेजेस या भीड़ वाली जगहों पे नमूनों के रूप में मुफ्त वितरण कराने पर उपभोक्ता उसको थोड़ा सा प्रयोग करके अधिक की डिमांड कर सकता है। दूसरा, सेल्स प्रमोशन में एक विधि अपना सकते हैं प्रीमियम वाली, यानी 1+1। आपने देखा होगा मॉल्स में या मार्केट में जाके कुछ प्रोडक्ट पे बाय 1 गेट 1 या बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर चलते हैं। इसको हम प्रीमियम पे ख़रीदना कहते हैं और इससे भी आपके गुड्स की डिमांड बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है। प्रतियोगिता आयोजन करना, कभी कभी कस्टमर को आवश्यकता पड़ने पर इनके लिए एक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिसमें चुनिंदा जो विजेता होते हैं उनको गिफ्ट हैम्पर के तौर पर अपने प्रोडक्ट को दिया जाता है, जिससे इसकी पब्लिसिटी भी आती है और इसकी सेल्स में भी बढ़ोतरी होती है। घटे हुए मूल्य पर बिक्री, कभी कभी निर्माता किसी एक ओकेशन या त्यौहार या फेस्टिवल के समय अपने गुड्स को के दाम घटा देते हैं या डिस्काउंट पे ऑफ़र करते हैं, जिससे उपभोक्ता को लाभ होता है और वह अधिक माल खरीदता है। मेले और प्रदर्शनी में बिक्री करना भी विक्रय संवर्धन को प्रोत्साहित करता है। मेले और प्रदर्शनियों में भीड़ अधिक आती है और अधिक उपभोक्ता उस माल से संबंध रखाता है, उस माल से आमना सामना करता है, जिससे कि उसकी विक्रय आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है। एक हो सकता है धन वापसी प्रस्ताव। सेल्स और रिटर्न बेसिस पर अगर कोई विक्रेता अपने माल को बेचता है कि भाई आप ले जाइए, अगर पसंद नहीं आए तो आप इसको वापस कर देना, तो उपभोक्ता इसको बिना किसी हिचक के साथ ख़रीद लेता है, क्योंकि नहीं पसंद आने पे वो दुकानदार उसका पैसा वापस कर देगा। ये भी एक ऐसी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी है जिसको अपनाकर कई निर्माता और विक्रेता अपना गुड्स का सेल काफ़ी बढ़ा सके हैं। कभी कभी मुफ्त माल बेचने पर भी एक समय इनके ग्राहक तो बन जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर वो उसी माल को खरीदते हैं क्योंकि उस माल की उनको आदत हो जाती है। कभी कभी क्रय भत्ता यानी आने जाने के लिए भत्ता भी दिया जाता है, जिससे कस्टमर को मजबूर होना पड़ता है कि भाई अगर निर्माता ने इतना खर्च किया है तो हम इसके प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए। विज्ञापन में सहायता भी इससे मिलती है और विक्रय प्रतियोगिताएं कराने से भी सेल्स में बढ़ोतरी होती है। प्रमोशन के अंतर्गत अगला टॉपिक है एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन। विज्ञापन से आप भली भांति अच्छे से समझते होंगे। तो विज्ञापन से आशय उन सभी साधनों से है जिनके द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तु के गुणों की जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य वस्तु के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना और विक्रय को बढ़ाना होता है। लेकिन विज्ञापन केवल वही कहलाएंगे जिस पर कुछ व्यय किया जाए। अगर आप किसी प्रमोशन में एक्सपेंसेस नहीं होता है तो वो विज्ञापन नहीं होगा। तो इसमें पहली विशेषता है कि इसमें व्यय होना चाहिए। दूसरा, विज्ञापन में आपके प्रोडक्ट को प्रस्तुत करना चाहिए, यानी प्रस्तुतिकरण का गुण इसके अंतर्गत होना चाहिए। इसका अगला गुण है कि इसमें तीव्र संप्रेषण का क्वालिटी होना चाहिए कि वो लोगों के जानकारी तक पहुँचे, लोग उसको समझ सकें। और आयोजकों की पहचान बनाना, ना निर्माता के अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाने के लिए कस्टमर के दिमाग में वो ऐसा चित्र प्रस्तुत कर सके जिसके कारण जब वे मार्केट में जाएं तो वही प्रोडक्ट को वो परचेज़ करें या कम से कम उसके बारे में पूछें। तो विज्ञापन के बारे में जानने के बाद हम इसके लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विज्ञापन के लाभ या इसके महत्व या इसका आवश्यकता या उपयोगिता यदि आपको किसी भी बारे में पूछें तो आपको उत्तर एक ही लिखना है। तो इसके विज्ञापन के लाभ क्या होते हैं? सबसे पहले उत्पादकों को लाभ। निर्माता को विज्ञापन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो पहला लाभ है वस्तु की जानकारी। तो निर्माता अपने सामान को कस्टमर तक पहुंचाता तो है, लेकिन उस वस्तु के बारे में, उसके गुणों के बारे में वो विज्ञापन में ही जानकारी दे पाता है। तो विज्ञापन में शुरुआती विधि, अगर कोई निर्माता
मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लेके आता है तो आपने देखे होंगे पहले पहले उसके विज्ञापन काफ़ी बड़े होते हैं, फिर जब जब लोगों को जानकारी आती जाती है, समझ में आता जाता है, तो विज्ञापन छोटे होते जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद जब काफ़ी ब्रांडेड चीज़ हो जाती है वो, तो उसका विज्ञापन बहुत ही छोटा होता है या फिर उसको किया ही नहीं जाता है। तो वस्तु की जानकारी उस उपभोक्ता तक पहुंच जाती है आसानी से, उत्पादक को ये लाभ होता है। जनता में विश्वास बढ़ाना, विज्ञापन के ही द्वारा निर्माता जनता में विश्वास बढ़ा पाता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उत्पादक को अगला लाभ मिलता है इससे विज्ञापन से कि लागत में कमी आती है। ये लागत में कमी किस प्रकार से आएगी, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने पर लाभ बढ़ेंगे और उत्पादन लागतों में कमी आती है। नए मध्यस्थों को मिलना, मध्यस्थ वे होते हैं जो निर्माता और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं या फिर सेल्समैन। इन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है और नए नए मध्यस्थ निर्माता को मिलते हैं। मांग का निर्माण, किसी भी वस्तु की मांग का निर्माण एडवर्टीजमेंट के द्वारा यानी विज्ञापन के द्वारा ही किया जाता है। अगर विज्ञापन किसी वस्तु का नहीं होता है तो उसकी मांग एकाएक कम हो जाती है। यदि कुछ जो प्रोडक्ट मार्केट में अभी आपके विज्ञापन हो रहे हैं, अगर उन विज्ञापनों को किसी एक प्रोडक्ट्स का कम कर दिया जाता है तो उसकी मांग में कमी आ जाती है, और जिसका हर पल हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपके सामने ऐड आता है तो उसकी मांग स्वतः ही बढ़ जाती है। उत्पादकों को एक लाभ मिलता है कि प्रतिस्पर्धा करना, हमारे यानी निर्माता के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतियोगी, उन लोगों के साथ हम अपने मार्केट को, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्थापित करने और उसको बनाए रखने में निर्माता को हेल्प करता है। विज्ञापन का लाभ उपभोक्ताओं को क्या होता है, तो वस्तु के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप किसी भी एडवर्टीज़मेंट को देख के वस्तु के बारे में, उसकी क्वालिटी, उसकी क्या फ़ायदे होंगे, ये सब जानकारी उपभोक्ता को आसानी से मिल जाती है। वस्तु की उपयोगिता की जानकारी भी विज्ञापन ही बताता है। विज्ञापन में कभी कभी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से लेकर उसके फ़ायदे और उसके नुकसान या दूसरे ना करने के नुकसान के बारे में भी बताया जाता है। कस्टमर के ज्ञान में वृद्धि, उपभोक्ताओं को विज्ञापन देखकर कई प्रोडक्ट भले ही वह ना खरीदे लेकिन दूसरों को बताने के लिए उसकी ज्ञान में बढ़ोतरी भी करते हैं कि हमको क्या प्रोडक्ट किस समय ख़रीदना चाहिए और किस समय नहीं खरीदना चाहिए। इससे चुनाव करने में आसानी होता है उपभोक्ता को। एडवर्टीजमेंट में उपभोक्ता को जो प्रोडक्ट पसंद आ जाता है उसको लगता है कि यह मेरी आवश्यकताओं को पूरी कर देगा, इससे मैं संतुष्ट हो सकूँगा, तो मार्केट में जाके वो 10 प्रोडक्ट ना देखकर केवल वही प्रोडक्ट खरीदेगा जिसका उसने एडवर्टीजमेंट देखा है। इसमें उपभोक्ता को ठगने का भय भी ख़त्म हो जाता है। इसमें मार्केट में उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने के लिए विज्ञापन बहुत मार्गदर्शन देते हैं। तो विज्ञापन से समाज को लाभ, समाज को ये लाभ होता है कि विज्ञापन बढ़ने से वहाँ पर रोज़गार क्रिएट होता है, रोज़गार बढ़ोतरी होती है, जीवन स्तर ऊंचा उठना, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा नए नए टेक्निक के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं और लोगों को वो समझ में आते हैं और वो परचेज़ करते हैं, जिससे कि उनकी अपडेट होते हैं और उनके जीवन स्तर ऊंचा उठता है। प्रतिस्पर्धा विकास, विज्ञापन से ही प्रतिस्पर्धा विकास होती है। जैसे आपने देखे होंगे कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां अपने को दूसरी कंपनी से बेहतर बताती हैं। इसी तरह से आपने सर्फ या वॉशिंग पाउडर के ऐड भी आपने देखे होंगे। तो ये कंपटीशन को बढ़ाते हैं जिससे कि प्रतिस्पर्धा विकसित होती है और कस्टमर को फ़ायदा होता है। शोध कार्य बढ़ाना, विज्ञापन का एक लाभ ये है कि जिससे शोध कार्य बढ़ते हैं। मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट विज्ञापन को उस तरह से लोगों के सामने रखती है जिससे कि वो रिसर्च कर चुके होते हैं और वो निर्देशित करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए और कस्टमर को क्या चाहिए, वो विज्ञापन में बताते हैं जिससे उनकी विक्रय बढ़ती है। इससे समाचार पत्रों की आर्थिक स्थिति को भी लाभ पहुंचता है। विज्ञापन समाचार पत्रों के मुख्य आय का स्रोत होते हैं, जिस कारण
विज्ञापन ही समाचार पत्रों की आर्थिक स्थिति को संभाल पाते हैं। इससे कला को प्रोत्साहन भी मिलता है। विज्ञापन में आप देखते हैं कि अलग अलग इफ़ेक्ट्स और डिज़ाइन और कई सारे कलाकार इसके अंतर्गत अपने अपनी कला को बिखेर कर अपने किसी भी निर्माता के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बताते हैं, जिससे कि कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ता है। अब हम आते हैं विज्ञापन के माध्यम यानी मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टीज़मेंट कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे प्रेस विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, डाक द्वारा विज्ञापन और उसके अन्य साधनों के द्वारा विज्ञापन। तो पहला हम देखें प्रेस विज्ञापन। तो प्रेस विज्ञापन के अंतर्गत जो आते हैं न्यूज़पेपर में विज्ञापन आपने देखे होंगे, दैनिक पत्रों में, दैनिक जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं रोज़ के, उसमें आप हर पेज पर आपको कोई ना कोई विज्ञापन अवश्य मिल जाता है। मैगज़ीन्स जो पत्रिकाएं होती हैं, चाहे वो मासिक पत्रिका हो, चाहे छमाही हो, चाहे वार्षिक हो, इसमें भी आपको एडवर्टीज़मेंट मिल जाते हैं। जर्नल्स, सरकार एक समय समय पर जर्नल्स जो या फिर बिजनेस मैगज़ीन्स होती हैं उनके जर्नल्स निकलते हैं, तो उसमें भी एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से ये अपने गुड्स को प्रेषित करते हैं। टेलीविज़न, रेडियो और केबल नेटवर्क के द्वारा भी विज्ञापन का माध्यम है ये, और ये काफ़ी प्रभावशाली होता है, जिससे कि घर के लोग, घर के सभी लोग इससे जुड़े रहते हैं और अपनी मांगों को इससे पूर्ति कर पाते हैं। बाह्य विज्ञापन में पोस्टर्स, बोर्ड, बसों पर, बिजली घरों पर और आजकल हर जगह आप जहाँ मार्केट में जाते हैं तो आपको जो भी पोस्टर या बैनर्स दिखते हैं वो सब बाहरी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। डाक द्वारा विज्ञापन भी एक विज्ञापन का बहुत आसान और प्रभावशाली माध्यम है। इसमें उपभोक्ताओं को पत्रों के द्वारा और सूची पत्रों के द्वारा या डायरियों के द्वारा विज्ञापित किया जाता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। विज्ञापन के वर्तमान और मॉडर्न समय के जो माध्यम है उसमें इंटरनेट, सिनेमा, लाउड स्पीकर या मेले हैं। इसके अंतर्गत इंटरनेट का सबसे प्रभावशाली माध्यम आज बन पाया है, क्योंकि आज घर बैठे या जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो एक तरह से एडवर्टीज़मेंट को पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है, प्रोडक्ट के बारे में समझ रहा होता है। तो इंटरनेट एक बहुत प्रभावशाली माध्यम विज्ञापन का बन पाया है अभी। सिनेमा में आप जाते हैं तो सिनेमा में शुरुआत में और इंटरवल में जो भी एडवर्टीज़मेंट दिखाए जाते हैं वो भी प्रभावशाली माध्यम में होते हैं। लाउड स्पीकर के द्वारा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कराना या उसके बारे में बताना, ये भी विज्ञापन का एक माध्यम है। और मेले और प्रदर्शनियाँ भी इसी का एक माध्यम होती हैं। अगला आता है पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के अंतर्गत, पब्लिसिटी में निर्माता किसी प्रकार का व्यय नहीं करता, बल्कि वो अपना समय देकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न सीरियल्स में हीरो हीरोइन अपनी किसी फिल्म के लिए या मूवी के लिए एक एपिसोड तैयार करवाते हैं और अंत में वो कहते हैं कि आप हमारी मूवी को ज़रूर देखिएगा। और या फिर पब्लिसिटी में आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति या और तरह के सीरियल्स में कुछ विजेताओं को गिफ्ट हैम्पर में सोनी का गिफ्ट पैक या किसी और तरह के गिफ्ट पैक दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी पब्लिसिटी होती है और जितने लोग उस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं वो उस के बारे में जान पाते हैं और थोड़ी सी विशेषता भी उस समय बता दी जाती है। तो पब्लिसिटी में पैसा नहीं लगता, बस समय लगता है और ये भी एक प्रभावशाली माध्यम है। अंतिम आता है पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग ये विक्रय सेल्समैन के द्वारा किया जाता है और ये कस्टमर से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, इसलिए इसको पर्सनल सेलिंग कहते हैं। पर्सनल सेलिंग में विशेषता ये है कि ये प्रत्यक्ष संपर्क रहता है इसका उपभोक्ता से। इसमें विक्रय किया जाता है। इसमें प्रोडक्ट के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में, गुणों के बारे में उपभोक्ता को सेल्समैन बताता है विस्तार पूर्वक, और एक सामाजिक व्यवहार इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। जब कोई सेल्समैन कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो कुछ अपने व्यवहारों को भी उसमें जोड़कर और अपने व्यवहार के द्वारा उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार करवा लेता है। पर्सनल सेलिंग में कुछ कार्य हैं, जैसे कि एक मेन काम तो होता है बिक्री करना, क्योंकि पर्सनल सेलर यानी सेल्समैन
जब माल को बेचता है और जितना ज़्यादा बेचेगा उतनी इनकी इनकम भी होती है, उतना उसका कमीशन बढ़ेगा और उसका पारिश्रमिक भी बढ़कर मिलता है। ये एक प्रशासनिक कार्य है और एक इसमें गुडविल बढ़ाने का काम भी वो निर्माता करता है। एक सफल विक्रेता में कुछ गुणों को होना बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि उस विक्रेता या सेल्समैन को मिलनसार होना चाहिए कि वो प्रत्येक उपभोक्ता से आसानी से बात कर सके और उनको उस प्रोडक्ट के बारे में समझा सके। वह व्यक्ति व्यवहार कुशल होना चाहिए कि वो व्यवहारिक होना चाहिए, ज़रा सी बात पे किसी से रूठ नहीं जाए या वो उनकी बातों को अच्छे से समझ सके भी। ये नहीं कि वो सिर्फ अपना बताए और कस्टमर का कुछ ना सुने। उसको विनम्र स्वभाव को आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए जिससे उपभोक्ता चिढ़कर उस प्रोडक्ट को लेने से मना भी कर सकता है। सहयोगी होना चाहिए, उसको माल बेचते समय ग्राहक के मन में विश्वास जगाना चाहिए कि मैं आपका सहयोगी हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हूँ, आप जब भी कॉल करें मैं आ जाऊँगा। वाक चतुरता होना चाहिए, उसको इतना चतुर होना चाहिए बात करने में कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट को बेच रहा है उसको बात करते समय वो बेच भी दे या आने वाले समय में उसको तैयार कर ले। धैर्यवान भी होना चाहिए, यदि सेल्समैन ये चाहे कि मैं अभी बात करूँ और तुरंत वो कस्टमर ले ले तो ऐसा संभव कम ही हो पाता है, तो उसको धैर्यवान होना चाहिए, आज नहीं तो कल वो कस्टमर आपका बन जाएगा। सेल्समैन को ईमानदार छवि का भी होना चाहिए, क्योंकि ईमानदार छवि वाले की बात सभी आसानी से सुनते समझते हैं और उसकी बात का मान होता है, सम्मान होता है और वो अपने पारिश्रमिक को बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आज हमने विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ा और इसमें आपको मैंने बहुत आसान विधि से समझाने की कोशिश की है। इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप किसी भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी और एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को आप भली भांति कर पाएंगे। उम्मीद है आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।